हे एवरीवन, दिस इज़ रोशन गुतरा। रिसेंटली जो दिसंबर 2020 और जून 2021 का नेट का एग्ज़ाम ऑर्गेनाइज हुआ, उसमें मैंने JRF क्वालिफाई किया विथ 99.71 परसेंटाइल। तो ये वीडियो स्पेशली अंकित सर के जो स्टूडेंट्स हैं, जो इंग्लिश लिटरेचर नेट इंग्लिश लिटरेचर की प्रिपरेशन कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड है कि हम कौन सी बुक्स को प्रेफर करें, कहाँ से स्टार्ट करें, क्या हमारी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, एंड ये सारी चीज़ें जिनके भी दिमाग में चल रही है उनके लिए दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी वेरी इंफॉर्मेशनल। Before we jump onto the strategy and the resources and everything, I just want to thank you, Ankit sir. I just want to thank him from the depth of my heart because even though मैंने ये जब एग्ज़ाम क्वालिफाई किया तो ये मोर ऑफ सेल्फ स्टडी था, लेकिन अंकित सर हमेशा एज अ गाइड मेरे साथ रहे हैं। अंकित सर की वीडियोस, अंकित सर की जो भी अंकित सर जैसे भी चीज़ों को एक्सप्लेन करते हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट जो उनका अप्रोच है टूवर्ड्स हिज स्टूडेंट्स, वो इतना ज़्यादा पोलाइट है और इतना ज़्यादा हम्बल है कि अगर आप उनसे सिर्फ और सिर्फ गाइडेंस भी लेते हैं तो भी बहुत सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाती है और आपको ये पता चल जाता है दैट दिस एग्ज़ाम इज़ नॉट इम्पॉसिबल, है ना। तो बहुत सारे लोगों को ये सिलेबस देख के लगता है कि ये इम्पॉसिबल है ना, ये वी आर नॉट गोइंग टू सिल थ्रू इट, वी आर नॉट गोइंग टू एबल टू कंप्लीट द सिलेबस। बट ऐसा नहीं है। अगर आपके पास एक राइट गाइड है जो आपको मॉरली सपोर्ट करता है, जो आपसे ये कहता है कि नो यू कैन डू दिस नो मैटर व्हाट द वास्टनेस ऑफ द सिलेबस इज, बट इफ यू हैव दैट फायर इन यू, आप वो कर सकते हैं। सो अंकित सर, दिस वन इज फॉर यू। यू हैव बीन अ ग्रेट हेल्प फॉर मी, यू हैव बीन अ ग्रेट गाइड एंड यू हैव बीन अ टीचर जिनको मैं हमेशा मेरे जर्नी में याद रखूँगी। सो now not wasting any further time, I will let you know my strategy and how I approach this exam. So basically it consists of two papers, as you all know. इसके दो पेपर है। पेपर 1 is the general paper and पेपर 2 is the specific paper जो आपके खुद के सब्जेक्ट का होता है। ओके, सो आई विल डिस्कस वन बाय वन, सो आपके लिए थोड़ा इजी हो जाएगा। ऑल्सो जो भी बुक्स मैं यहाँ पे रेफ़र करूँगी, जिन भी बुक्स के मैं यहाँ पे नाम लूँगी, उनके जो भी कंसर्न लिंक्स हैं या उनके जो भी उनसे रिलेटेड हमारे पास लिंक्स है, वो हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, तो आप वहाँ से जाके उनको परचेज कर सकते हैं या फिर आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम पेपर 1। सो इस एग्ज़ाम को प्रिपेयर करने से पहले जो सबसे बड़ी मिस्टेक स्टूडेंट्स जनरली करते हैं वो ये है कि वो पेपर 1 को अंडर एस्टिमेट करते हैं और सिर्फ अपने सब्जेक्ट पे ध्यान देते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है बिकॉज सब्जेक्ट इज ऑफ डबल मार्क्स, सब्जेक्ट के जो मार्क्स है वो डबल है, क्योंकि उसमें 100 क्वेश्चन आ गए, इसमें सिर्फ 50 क्वेश्चन है, तो हम उसको थोड़ा सा ज़्यादा वेटेज देते हैं। बट यहीं पे आप सबसे बड़ी गलती करते हैं, क्योंकि मैंने इस एग्ज़ाम को जितनी बार भी अटेम्प्ट किया, मैं जितनी बार भी इस एग्ज़ाम को देने गई हूँ, मेरा हमेशा स्कोर 35 अबव रहा है पेपर 1 में। एंड रिसेंटली जब मेरा JRF क्वालिफाई हुआ है तब मेरा स्कोर और भी ज़्यादा अच्छा था। जब पेपर 1 सबको इतना डिफिकल्ट लगा, मैंने सबसे अच्छा इस बार परफॉर्म किया है पेपर 1 में। आई हैव स्कोर्ड अराउंड 39 आउट ऑफ 50। सो ये मैंने कैसे किया, इसका सिर्फ एक ही वे है, इसकी सिर्फ एक ही स्ट्रेटेजी है कि आपको कंसिस्टेंट रहना है अपने सोर्सेज के साथ। मैंने जिस बुक को प्रेफर किया दैट वाज KVS मदान। मैंने राइट फ्रॉम माय फर्स्ट अटेम्प्ट टू ये वाला अटेम्प्ट, मैंने इस एग्ज़ाम को 4 बार अटेम्प्ट किया है, जिसमें मैंने नेट क्वालिफाई किया और उसके बाद मैंने अभी JRF क्वालिफाई किया। और मैंने हमेशा सिर्फ और सिर्फ एक ही बुक को प्रेफर किया उसके अपडेटेड वर्जन के साथ, एंड दैट वाज KVS मदान। उसके अलावा जो मेरी USP थी, जो मेरा सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट था, वो थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कम से कम 10 या 12 बार अटेम्प्ट किया है, और एक टाइम ऐसा आया जब मैं उनके पैटर्न को समझ गई। मुझे मोर ऑफ द क्वेश्चंस, मुझे ये पैटर्न समझ में आ गया कि यही इनका पैटर्न है, ये आपसे ऐसी ऐसी चीज़ें पूछने वाले हैं। ओके, सो इफ़ यू आस्क मी कि मैंने इस बार सबसे अच्छा परफॉर्म क्यों किया, जब पेपर 1 जो था वो पहले के कंपैरिजन में ज़्यादा डिफिकल्ट था, बिकॉज मैं बहुत ही कंसिस्टेंट थी पेपर 1 के साथ। मुझे हमेशा से पता था कि मैं इसको अंडर एस्टिमेट नहीं करूँगी, क्योंकि अगर मैं पेपर 2 में कहीं कम पड़ जाऊँगी या वहाँ पे अगर कोई ऐसे एरियाज आ गए जो मुझे नहीं आ रहे हैं, तो फिर मुझे पेपर 1 ही हेल्प करने वाला है। सो
पेपर 1 के लिए आपकी अप्रोच बहुत ही क्लियर होनी चाहिए। आप यूनिट्स को डिवाइड कीजिए प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल में। प्रैक्टिकल यूनिट्स में मैथ्स, रीजनिंग, डीआई, ये सारी चीज़ें आप उसको साइड में रखिए और यहाँ पर आपका थ्योरेटिकल पार्ट है। थ्योरेटिकल पार्ट के लिए आपको थ्योरीज पढ़नी है। थ्योरी पढ़ने के बाद में आपको जितने ज़्यादा हो सके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, मैक्सिमम टाइम्स आप उसको अटेम्प्ट कीजिए। पहली और दूसरी बार में सिर्फ और सिर्फ आपको वो लर्न होते हैं, आप पैटर्न नहीं क्रैक कर पाते हैं। पैटर्न आपको कब क्रैक होगा? जब आप उसको मैक्सिमम टाइम्स करेंगे। मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि कम से कम 4 या 5 बार आप पीवाईक्यूज अटेम्प्ट करिए बिफोर द एग्जाम, सो दैट आपका जो एडिशनल अटेम्प्ट है वो बच जाएगा। शायद आप पहली बार में ही जेआरएफ निकाल लेंगे। मुझे मोर देन 2 और 3 अटेम्प्ट्स लग गया, बिकॉज मैं जैसलमेर राजस्थान से आती हूँ जहाँ पर एक भी स्कूल में इंग्लिश लिटरेचर है ही नहीं, है ना। सो ऊपर से मेरा साइंस बैकग्राउंड है, मैंने बीएससी किया, फिर मैंने इंग्लिश लिटरेचर को ऑप्ट किया सिर्फ और सिर्फ पोस्ट ग्रेजुएशन में। उसके बाद मैंने जितनी भी स्टडी की, सेल्फ स्टडी की, तो मेरे पास इतने रिसोर्सेज और इतने सारे ऑप्शंस नहीं थे, है ना। तो मैंने जो गलतियाँ की, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी आप वो गलतियाँ ना करें। आप पहले ही अटेम्प्ट में क्लियर रहें कि हमें जेआरएफ क्वालिफाई करना है और कैसे करना है। कम से कम आप अपने एग्जाम से पहले 4 या 5 बार पीवाईक्यूज को अटेम्प्ट करिए, रिपीटेटिवली अटेम्प्ट करिए, क्योंकि वही आपको हेल्प करेगा। ओके, उसके बाद हम बात करते हैं पेपर 2 के बारे में। पेपर 2 में जैसे कि मैंने यहाँ पे सिलेबस मेंशन किया है, हमारे पास 10 यूनिट्स में पेपर 2 डिवाइडेड है और सारी जो यूनिट्स है वो इक्वली इंपॉर्टेंट है। मुझे लगता है जो भी मतलब मैंने जिससे भी प्रिपरेशन किया, मैंने कभी भी किसी यूनिट को अंडर एस्टिमेट नहीं किया। मैंने ये नहीं सोचा कि इसको छोड़ देते हैं, इस पर तो मुझे कंटेंट ही नहीं मिल रहा, इस पर मुझे कोई बुक नहीं मिली। आई डिडंट डू दैट। मुझे इतना पता, मुझे हमेशा से एक चीज़ मेरे दिमाग में क्लियर थी दैट आई हैव टू कंप्लीट दिस सिलेबस। अगर उन लोगों ने उस यूनिट को आपके सिलेबस में मेंशन किया है, डेफिनेटली उसका कोई रोल है। ऐसे ही नेशनल लेवल के एग्जाम में कोई भी आपको यूनिट मेंशन नहीं करेगा। इफ इट वाज नॉट इम्पोर्टेंट, इट वुड नेवर हैव बीन देयर। सो इट इज इम्पोर्टेंट एंड इक्वली इम्पोर्टेंट। ओके, ये हो सकता है कि कुछ लोग ये कहते हैं कि इसका ज्यादा वेटेज है, उसका ज्यादा वेटेज है। इसमें मत जाइए, आप अपनी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड कीजिए। ओके, यू डोंट नीड टू गो इनटू द डिटेल्स कि इससे इसका इतना वेटेज है, उसका इतना वेटेज है। आप अंडरस्टैंडिंग बिल्ड कीजिए, है ना। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो यूनिट्स आपको डिफिकल्ट लगती है या कम वेटेज वाली लगती है, या फिर ऐसा लगता है कि इनसे तो क्या ही आएगा, उनसे ही कई बार बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आ जाते हैं, या फिर ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं कि अगर आप थोड़ा सा भी सरफेस लेवल पर पढ़ाई करते तो वो क्वेश्चंस आप सही कर जाते थे, है ना। तो किसी भी यूनिट को अंडर एस्टिमेट मत कीजिए, सबको आपको इक्वली ट्रीट करना है। ओके, टॉकिंग अबाउट दी फर्स्ट 4 यूनिट्स, जो कि आपकी मोर ऑफ दी लिटरेचर जो टेक्स्ट है उनसे रिलेटेड है, पोइट्री, ड्रामा, फिक्शन एंड नॉन फिक्शन। तो उसके लिए आई वुड सजेस्ट यू सम सोर्सेज सजेस्ट करने से पहले एक चीज़ है जो मैं आपको प्रेफर करूँगी, जो आपको बिल्कुल भी रिलीजियसली उस चीज़ को फॉलो करना है, दैट इज़ योर सिलेबस। आपके पास जो सिलेबस है ना वो हार्ड कॉपी में होना चाहिए और इतना प्रिसाइज होना चाहिए, आपको ना लर्न हो जाना चाहिए सिलेबस। मैंने जो सिलेबस को फॉलो किया वो था, एक तो यूजीसी की वेबसाइट पे जो हमारा सिलेबस अवेलेबल है, और दूसरा यूजीसी ने जो अपनी यूनिवर्सिटीज़ को प्रिस्क्राइब किया है सिलेबस, दैट इज द सिलेबस फॉर अदर फॉरेन लैंग्वेजेस इंक्लूडिंग इंग्लिश। तो उसमें जो इंग्लिश का सिलेबस है स्पेसिफिकली, इस फाइल का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। तो इसमें जो स्पेसिफिकली इंग्लिश का सिलेबस है, मैंने उसको एकदम बाय हार्ट फॉलो किया है, ये जानने के लिए कि यूजीसी कौन से टेक्स्ट है, कौन से राइटर्स है जिनको इम्पोर्टेंस दे रहा है, इतनी इम्पोर्टेंस दे रहा है कि वो उसको अपने करिकुलम में इंक्लूड कर रहा है। ओके, तो मैंने इसको फॉलो किया एंड आई विल गिव यू द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स फॉर द स्पेसिफिक यूजीसी सिलेबस। सो मैंने उसको स्टेप बाय स्टेप फॉलो किया है, और मैंने एक भी टेक्स्ट शायद उसमें ऐसा नहीं होगा जो मैंने छोड़ दिया हो या मैंने उसके ऊपर रीडिंग नहीं किया हो, है ना। तो आपको उसको फॉलो करना है और आपके पास वो एकदम हार्ड कॉपी फॉर्म में होना चाहिए। मेरे पास हमेशा रहते हैं, आप देख सकते हैं मेरा बुक स्टैक पीछे, बहुत सारे रिसोर्सेज मेरे पास हमेशा से रहे हैं, ऑनलाइन रिसोर्सेज एज वेल एज ऑफलाइन रिसोर्सेज। ओके, तो सिलेबस आपके पास होना चाहिए। नाउ वी विल डिस्कस द बुक्स। तो जब हम फर्स्ट 4 यूनिट्स की बात करते हैं तो उसमें सबसे पहले आप यूरोपियन लिटरेचर जो है उसकी हम बात करेंगे, द लिटरेचर दैट कम्स फ्रॉम स्पेसिफिकली फ्रॉम इंग्लैंड। ओके, क्योंकि इंग्लिश वहीं से आया है। तो उसके लिए मैं आपको जो बुक सजेस्ट करूँगी
मैंने तो मोर देन 2 or 3 बुक्स पढ़ी है इन दैट पर्टिकुलर यूनिट और द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगी इस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप रोटलेज हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर को पढ़िए और एक बार नहीं कम से कम 2 या 3 आप उसकी रीडिंग्स लगाइए। अगर आप 2 या 3 बुक्स नहीं पढ़ना चाहते हैं तो आप एक ही बुक को रिपीटेटिवली पढ़िए, कम से कम 2 बार पढ़िए या 3 बार पढ़िए। लेकिन अगर आप एक बुक से बोर हो जाते हैं, जैसे कि मैं एक बुक को एक से ज़्यादा बार कई बार नहीं पढ़ पाती हूँ, तो मैं दूसरे रिसोर्सेज पे चली जाती हूँ, तो मैं एक ही टॉपिक पे 3-4 बुक्स पढ़ लेती हूँ कई बार। ओके, सो आई वुड सजेस्ट कि आप रोटलेज पढ़िए। दूसरे जो मेरे 2 सजेशंस है, दैट इज वन इज विलियम जे लॉन्ग फॉर द बायोग्राफिकल डिटेल्स एंड फॉर द analytical the analytical area where the ages and the writers are discussed more analytically, so आप विलियम जे लॉन्ग उसके लिए प्रेफर कर सकते हैं। एंड द अदर सजेशन इज डेविड एचेस, अगर आप स्कॉलरली डिटेल्स चाहते हैं तो आप उस पर जा सकते हैं। ओके, नेक्स्ट आफ्टर the 4 units we have लैंग्वेज एंड पेडागोजी। इसके लिए मैं आपको फॉर लैंग्वेज एंड लिंग्विस्टिक मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप यूट्यूब प्रेफर कर सकते हैं या फिर आप ऑनलाइन कुछ सर्च कर सकते हैं, आपको इससे रिलेटेड काफ़ी मटेरियल मिल जाएगा, है ना। देयर आर सम बुक्स, बट मैं ये चाहती हूँ कि जहाँ पर हमारा काम बुक से ज़्यादा किसी और रिसोर्स से हो सकता है तो आप उसको फॉलो करिए। एंड यूट्यूब एंड ऑनलाइन रिसोर्सेज आर गोइंग टू हेल्प यू। फॉर पेडागोजी आई हैव वन बुक स्नेहलता चतुर्वेदी, वन बुक बाय स्नेहलता चतुर्वेदी, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। इट इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट, है ना, फॉर द पेडागोजी थिंग। ओके, नेक्स्ट वी हैव लिटरेरी क्रिटिसिज्म। फॉर लिटरेरी क्रिटिसिज्म टू बी वेरी ऑनेस्ट मैंने कम से कम 4 या 5 बुक्स पढ़ी है लिटरेरी क्रिटिसिज्म पर, बट क्योंकि मैं ये नहीं चाहती हूँ कि आप वो मिस्टेक करें जो मैंने किया है ड्यूरिंग माई प्रिपरेशन, तो मैं आपको एक वन स्टॉप सोल्यूशन बताऊंगी, दैट इज द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म बाय हैरी ब्लैरमिस। आप इस बुक को प्रेफर कर सकते हैं, दिस इज द अल्टीमेट सोल्यूशन। ओके, इसके अलावा जो बुक्स मैंने पढ़ी है मैं उसके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। ओके, नेक्स्ट वी हैव लिटरेरी थ्योरी। ओके, सो दिस इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग एंड वन ऑफ माय फेवरेट टॉपिक्स इन इंग्लिश लिटरेचर। सो फॉर दिस देयर कैन बी मैनी सजेशंस। द बुक्स दैट आई हैव रेड, एज आई टोल्ड यू अर्लियर, मैंने इसके ऊपर भी कम से कम 3 या 4 बुक्स पढ़ी है, बट मैं आपको जो सजेस्ट करूंगी दैट आर 2 बुक्स। उसमें एक है वन बुक बाय प्रमोद के नायर, द कंटेम्प्रेरी लिटरेरी थ्योरीज बाय पी.के. नायर, एंड द अदर बुक इज लिटरेरी थ्योरीज बाय रमन सेल्डन। ओके, यहाँ पर जो लेटर बुक है दैट इज रमन सेल्डन, दैट इज माय पर्सनल फेवरेट बिकॉज उसकी लैंग्वेज बहुत ही स्टूडेंट फ्रेंडली है और बहुत ही इजीली आपको समझ में आ जाएगा, एंड यू विल हैव बेटर कनेक्शंस। ओके, so Raman Selvan is my favorite, and you could go for the P.K. Nair because of the conciseness and because of the popularity that that book holds. Okay, next we have cultural studies. For cultural studies I would suggest you 2 things. One book is by P.K. Nair and the other is the UGC's prescribed syllabus. Usme there are 2 or 3 there are 2 or 3 prescribed readings that you can definitely refer to. Okay, also for cultural studies I would suggest that if your literary theories are strong enough, आपको cultural studies automatically आपको समझ में आ जाएगा अगर आप theories को बहुत अच्छे से करते हैं, है ना। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप साइड बाय साइड इसको लेकर, आप पैरेलल इसको लेके चलिए। थ्योरी और कल्चरल स्टडीज आर इंटर रिलेटेड, है ना, तो आप उसको पैरेलल लेके चलिए तो वो इजीली कवर हो जाएगा, है ना। प्लस कल्चरल स्टडीज के लिए माय सजेशन वुड बी कि आप थोड़ा बहुत उसके ऊपर ऑनलाइन रिसोर्सेज जो अवेलेबल हैं आप उनको रीड कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट वी हैव रिसर्च मेथोडोलॉजी। फॉर रिसर्च I have read 1 or 2 books on research particularly, but I would suggest M.P. Sinha, a book by Research Methods in English by M.P. Sinha. Also, I would suggest that you go through MLA handbook of research methods. ये MLA handbook जो हर साल अपडेट होके आता है, आप वो अपने अटेम्प्ट से पहले आप उसको ज़रूर पढ़िए क्योंकि वो बहुत हेल्प करता है और उससे उसके जो स्टैंडर्ड वेज हैं उनसे डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं नेट एग्जाम में, तो आप MLA हैंडबुक को ज़रूर प्रेफर करिए। और दूसरा जो मेरा ऑप्शन है दैट इज रिसर्च मेथड्स बाय M.P. सिन्हा। ओके, सो आफ्टर ऑल दिस आई वुड सजेस्ट यू 1 or 2 मोर रीडिंग्स, जहाँ पर पहला है द ऑक्सफोर्ड कंपेनियन ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है बिकॉज ऑफ द टर्म्स जैसे उसको एक्सप्लेन किया है, एंड बिकॉज ऑफ द एक्सक्लूसिवनेस ऑफ दैट सोर्स,
तो आप उसको ज़रूर अपने पास रखिए, कुछ कुछ रीडिंग्स आप उससे कर सकते हैं. ऑल्सो देर इज़ वन यूनिट इंग्लिश इन इंडिया. फॉर दैट आई वुड सजेस्ट one book by Lalita Krishnamurthy. Okay, that English in India, her book is there, so it is the best source for that particular unit. और मैंने उसको शायद एक नाइट में कंप्लीट कर लिया था, क्योंकि मुझे उसकी लैंग्वेज और उसका जो एक्सप्लेनेशन का तरीका है वो बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा कैची लगा था, और मैं आई वॉज सो इन्वॉल्व इन दैट बुक कि एक रात में वो ख़त्म हो गई. ओके, सो आप उसको अप्रोच कर सकते हैं. ओके, सो आफ्टर ऑक्सफोर्ड कंपेनियन टू इंग्लिश लिटरेचर, आई वुड सजेस्ट one book that is must for the students of English literature, that is glossary of literary terms by M.H. Abrams. मैंने कम से कम उस बुक को 2 या 3 बार कंप्लीट किया है, रिपीटेटिव रीडिंग्स किए हैं मैंने, एंड इट हैज़ मेड माई लिटरेरी कॉन्सेप्ट्स क्रिस्टल क्लियर. तो आप उसको हमेशा अपने पास रखिए. ऑल्सो नाउ सम सजेशंस जो कि इन सबसे थोड़ा सा अलग है, दैट इज सराउंड योर सेल्फ बाय सराउंड योर सेल्फ विद पॉजिटिव वाइब्स. आप अपने पास हमेशा कुछ क्लासिक राइटर्स की बुक्स रखिए. मेरे पास हमेशा रहती थी, चाहे आप उनको पढ़ रहे हैं चाहे आप उनको नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन वो आपके पास रहनी चाहिए. दे गिव यू पॉजिटिविटी. ओके, कुछ क्लासिक राइटर्स आप लियो टॉल्स्टॉय ले सकते हैं, या फिर आप जेन ऑस्टेन ले सकते हैं, या फिर आप वर्ड्सवर्थ ले सकते हैं. आप किसी को भी लीजिए, और उन राइटर्स की कुछ वर्क्स को आप अपने पास, कुछ बुक्स को आप अपने पास रखिए. ऑल्सो आई वुड सजेस्ट कि आप नोटिंग करिए. ओके, आप लिखिए कहीं ना कहीं, उसको अपनी लाइफ से रिलेट करने की कोशिश कीजिए. आप उसको ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट में अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिए. सो इट इज गोइंग टू हेल्प यू. ओके, ऑल्सो देयर इज वन सजेशन दैट डू नॉट लिसन टू पीपल. ओके, वट एवर दे से, वट एवर जस्ट बी क्लियर अबाउट योर गोल. इफ यू वॉन्ट टू अचीव दिस, यू हैव टू बी क्लियर अबाउट योर गोल. ओके, सो दैट्स इट. इफ you want any further help, you can send your queries and your doubts into the comment section, and the referred sources will be given in the description box. Thank you. Have a great day.